नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, भूगोल प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी एग्जाम माइंड मैप पर आधारित ये लेक्चर है और यह जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण जो नोट्स है उस पर आधारित ये लेक्चर है। और यह अंक देखें तो साथ ही साथ जो है यानी यूपी पीएससी अपर पीटी एग्जाम 2025 और मेंस एग्जाम 2024 के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। साथ ही एसपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें देखें एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंतर्गत देखें बीपीएससी पीटी और मेंस एग्जाम, एमपीएससी पीटी और मेंस एग्जाम, आरपीएससी जेपीसी यूपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी यूपीट्रिपलएससी और एसएससी के लिए भी लेक्चर का महत्वपूर्ण होगा। तो ज्योग्राफी का ये जो है फर्स्ट लेक्चर है यानी भूगोल प्रारंभिक परीक्षा हेतु यानी पीटी हेतु हम इस पर चर्चा करेंगे माइंड मैप का, और ये जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। जैसा कि आज के पेपर में देखें यानी 5 फरवरी 2025 आज है, तो आज के पेपर में दिया है अप्रैल से जून माह के बीच आरओ एआरओ परीक्षा कराने की तैयारी है यूपीपीएससी की। तो इसमें देख सकते हैं यह है आरक्षित हैं 5 तिथियां। पिछले साल फरवरी में पेपर लीक के कारण निरस्त हुई थी परीक्षा। इन पदों को होने भर्ती यानी पदों की संख्या विज्ञापन में 411 थी। ये सारा विवरण इसमें दिया गया है किस प्रकार से, और ये आज के पेपर में दिया गया है कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं और सारी जानकारी इसमें दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। यानी इसमें मूल तथ्य ये रहा कि जो है अप्रैल से जून माह के बीच आरओ एआरओ परीक्षा कराने की तैयारी आयोग की, और आरक्षित तिथियां कितनी हैं? 5 हैं। तो कैलेंडर को देख लेते हैं। पिछले साल फरवरी में पेपर लीक के कारण निरस्त हुई थी परीक्षा, यानी 11 फरवरी को एग्जाम इसका कराया गया 2024 में, लेकिन पेपर लीक के कारण इसको निरस्त कर दी गई थी। तो आयोग ने देखें 28 जनवरी 2025 को अपना कैलेंडर जारी किया था, 2025 का कैलेंडर। इसमें देखें जो पेपर में आज दिया गया है यानी इस हिसाब से आप देख सकते हैं कैलेंडर को, यहाँ पर ये दिया गया है। हालांकि जो प्रमुख जो बात थी पेपर के माध्यम से उसको समझ लेते हैं। तो अप्रैल से जून के बीच 5 आरक्षित तिथियों की बात उसने किया था। तो अप्रैल आपका जो शुरू होता है यानी यहाँ से देखें अप्रैल 5वें जो इसमें कैलेंडर पॉइंट है 5वें, यहाँ से अप्रैल की परीक्षा स्टार्ट होती है यानी सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो अप्रैल में 20 अप्रैल को है। इसके बाद देखें यहाँ तो आपकी 3 तिथियाँ जो आरक्षित हैं अप्रैल और मई, और जून को भी जोड़ दें इसमें तो 2 ये हो जाती है। तो ना 5 तिथियाँ जो आरक्षित इसी में से कराने की बात पेपर के माध्यम से की जा रही है। वैसे ज़्यादा संभावना देखें तो वह जो डेट निकल कर आती है वो आपकी 1 जून 2025 को यह प्रबल संभावना बनती है, हालांकि इसमें से 5 में से किसी में आयोग करा सकता है। और इसमें देखें आपका यह है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2024 जो है 29 जून 2025 से है, और अपर निजी यानी अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 इसका तृतीय चरण जो है वह देखें तो 13 जुलाई 2025 से है। इसके बाद ये सारी जानकारी इसमें है। और जो महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश यानी इसमें इसे देख सकते हैं ये प्रारंभिक परीक्षा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 जो कि 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। पीटी एग्जाम यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम जो है वो 12 अक्टूबर 2025 को इस बार प्रस्तावित है, अक्टूबर में है। इसके बाद ये सारी आरक्षित तिथियां इसमें दी गई हैं। और इस बार के कैलेंडर में महत्वपूर्ण यह है कि इसमें जो नोट दिया है यानी जो इसमें साथ में इन पदों को निकालने की जो संभावना इसमें आयोग ने दिया है यह थोड़ा अलग है। तो महत्वपूर्ण से दिया उसको देख लेते हैं पुनः। तो यहाँ देखिए पहला समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद उक्त परीक्षा आरक्षित तिथियों में शामिल की जा सकती है। जैसे पेपर में दिया है 5 जो समायोजित तिथियां अप्रैल से जून तक उसमें कराई जा सकती है, और इसने यहाँ पर लिख दिया है कैलेंडर में 28 जनवरी 2025 को जो कैलेंडर जारी किया था आयोग। कुछ पदों यथा प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित यानी जीआईसी और एलटी ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी का ई अधियाचन संबंधित विभाग शासन प्राप्त होते ही आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से प्रश्नगत पदों का विज्ञापन किया जाएगा, निकाला जाएगा। तो उक्त परीक्षाएं यथासंभव आरक्षित तिथियों में शामिल की जा सकती है। यानी परीक्षाएं जो इसमें नहीं शामिल हैं वो इनका आयोग इनको शामिल कर सकता है आरक्षित तिथियों पर। सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय के पदों पर चयन संबंधी परीक्षा आयोजन के संबंधी विभाग शासन से अनुमोदन प्राप्त होते ही उक्त पद का विज्ञापन समयबद्ध रूप से किया जाएगा तथा उक्त पद की परीक्षा भी आरक्षित तिथियों में यथासंभव शामिल की जाएगी। उपयुक्त वर्णित पदों हेतु अर्हता धारित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से परीक्षा की जाती है। तत्काल एकल अवश्य पंजीकरण यानी ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें, जिससे पद के विज्ञापन के अवधि में उन्हें आवेदन पत्र भरने में कोई कठिनाई न हो। उपयुक्त तिथियां संभावित तथा विशेष परिस्थितियों में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। और ये ऐसा है मतलब कैलेंडर यह जारी किया है। तो कैलेंडर में सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ये जो एग्जाम के लिए दिया गया महत्वपूर्ण जो एग्जाम थे उस पर हमने चर्चा कर लिया है, और आप देख सकते हैं अपने हिसाब से सारे इसमें जो है कैलेंडर में शामिल किए गए हैं। साथ ही जो इस लेक्चर को हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें देखें तो इसमें घटना चक्र यानी समसामयिक घटना चक्र की समान अध्ययन पूर्वावलोकन को भी हम कवर करेंगे, और जो कि इसमें 1990 से मार्च 2024 तक के प्रश्न पत्र इसमें शामिल किए गए हैं। यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा समान अध्ययन प्रश्न पत्र भी इसमें शामिल किया गया है, और यह जो होगा समान भूगोल का अंक है। तो सबसे पहले हम जीएस वर्ड के जो नोट्स माइंड मैप है उससे शुरू करते हैं। इसके बाद इसके बारे में यानी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे या टॉपिक रहेगी उससे इसे कवर किया जाएगा एग्जाम दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भूगोल प्रारंभिक परीक्षा माइंड मैप जीएस वर्ड का यह माइंड मैप नोट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसके अगर देखें तो ये इंस्ट्रक्शन जिसमें इंडेक्स है, ये सारी जानकारी इसमें रहेगी। अध्यायवार इसमें जो है विश्व भूगोल सबसे पहले यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी, इसके बाद भारत का भूगोल होगा इन टाकों के अंतर्गत। तो चलिए सबसे पहले विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझते हैं इसमें। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटास्थेनीज ग्रीक विद्वान 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था। यानी सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? इसने किया, ग्रीक विद्वान। इसका समय यह रहा। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल ज्योत एवं ग्राफोस से बना, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में, पृथ्वी का वर्णन के रूप में भी परिभाषित करते हैं। हिकिटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियडियोडस पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों को क्रमबद्ध समावेश किया है। स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र निकाय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फल तथा भू धरातल के क्षेत्र देखे जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। स्ट्रैबो के अनुसार ध्यान देना इसको है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भूगोल से संबंधित विद्वान। तो भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो हिकिटियस को भूगोल का जनक कहते हैं, यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? हिकिटियस है। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। यानी मॉडर्न ज्योग्राफी का जो फादर है वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। ज्योग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक इरेटास्थनीज है। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ ट्रावर है। विश्व भूगोल का निर्माता मार्टिन बैहम है और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनिंगजी मेंडर हैं। इसके बाद भूगोल के बारे में यहाँ पर देखें तो यह है भूगोल यानी ज्योग्राफी। इतिहास इसका ऐतिहासिक भूगोल है। राजनीतिक शास्त्र यानी राजनीतिक भूगोल होगा। जल विज्ञान समुद्र विज्ञान होगा इसमें। जलवायु विज्ञान इसमें मौसम विज्ञान का अध्ययन किया जाएगा। पादप और प्राणी भूगोल वनस्पति एवं प्राणी विज्ञान। जनसंख्या भूगोल यानी जननांकी सेंसस है। पर्यावरण विज्ञान यानी पर्यावरण भूगोल है। अर्थशास्त्र आर्थिक भूगोल से संबंधित इतने पाठ भूगोल के हैं महत्वपूर्ण रूप से। यानी कुल देखें कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 जो इसके हैं कह सकते हैं ब्रांचेज हैं या शाखाएं हैं, जिसके अंतर्गत ये कवर किया जाएगा। चलिए इसमें शुरू देखें तो सबसे पहला जो टॉपिक शुरू होती है अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड से हम अध्ययन इसको करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की ओर भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की ओर की कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। यानी ध्यान देना है कि जैसे कि पृथ्वी को हम इस प्रकार से बना लें, पृथ्वी पूर्णतः गोल तो नहीं है, इस प्रकार से चपटी है, तो ये आपका भूमध्य रेखा यानी इसको पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है भूमध्य रेखा है, या इसको जो है 0 डिग्री अक्षांश की रेखा भी कहते हैं, यानी विषुवतीय रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो इस तरह से इसके नॉर्थ इधर साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो ये जो रेखाएं हैं यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ की रेखाएं जो आपकी इस प्रकार से बनेंगी, ये अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड कहलाएंगे। देशांतर रेखाएं जो होंगी वो आपकी ऊपर से नीचे ऐसे जो खींची जाएंगे, हालांकि उसमें आगे चर्चा की जाएगी। तो हमने देखा विषुवत रेखा सबसे लंबी रेखा है, यानी विषुवत रेखा जो बीचों बीच ये भाग में ये सबसे लंबी रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश की रेखा कहलाती है या विषुवत रेखा कहलाती है या भूमध्य रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा सबसे लंबी है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। तो ये स्पष्ट है कि नेचुरल सी बात है कि ये सबसे लंबी है। तो इससे जब हम ध्रुव की तरफ जाएंगे, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, तो जितने हम नजदीक जाएंगे ये रेखा की लंबाई कम होती जाएगी। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक 90 डिग्री अक्षांश होते हैं, यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों तक 90 डिग्री अक्षांश होते हैं। 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों की दूरी को उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ध्यान देना है, 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों की दूरी को उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव कहते हैं। यानी ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। इसके बाद देखें तो 66.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों की दूरी को आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। यानी ऊपर वाला जो होगा उत्तरी भाग की तरफ होगा 66.5 डिग्री पर, वो आर्कटिक वृत्त कहलाएगा, जबकि दक्षिण अक्षांश की तरफ जो होगा वो अंटार्कटिक वृत्त कहलाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम स्टूडेंट्स। सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, यानी सभी जो अक्षांश रेखाएं क्या है समानांतर होती हैं, यानी समान दूरी पर होती हैं। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होगी? 111 किलोमीटर। भी ध्यान देना इसमें। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, जिन्हें उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। यानी हमने मूल सार देखें पृथ्वी को, तो यह आपका 0 डिग्री की जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, या इसको दो भागों में बांट रही है। इसके ऊपर वाला जो भाग होगा वो उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला भाग जो दक्षिण गोलार्ध होगा। और सारी जानकारी हम देख लिया कि जो ये समानांतर रेखाएं होंगी, यानी जो अक्षांश रेखाएं समानांतर हैं, समान दूरी पर होंगी। और इसके बाद दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो 111 किलोमीटर होगी। और जो 66.5 डिग्री की जो है उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं का नाम, यानी ऊपर उत्तर की तरफ आर्कटिक वृत्त होगा और नीचे की तरफ यह होगा अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाएगा।
23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांश रेखा और क्रमशः कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ये पृथ्वी को हम मान लेते हैं या आपका 0 डिग्री अक्षांश की रेखा या भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है। इससे ऊपर 23.5 डिग्री की जो रेखा होगी, 23.5 डिग्री की रेखा उत्तर की तरफ, उसको हम जो है कर्क रेखा कहेंगे। नीचे की तरफ जो 23.5 डिग्री की जो रेखा है उसको हम मकर रेखा कहेंगे। इसमें कुछ और जानकारी एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो ध्यान दें, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच जो होगा वह उष्ण कटिबंध कहलाता है। यानी 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच जो है वह उष्ण कटिबंध कहलाता है। इसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री साउथ के बीच जो होता है उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। इसके अलावा जो है आपका 45 डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री जो है वह साउथ यानी जो है 45 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66 डिग्री साउथ तक देखें तो यह शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। इसके बाद 66 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के जो मध्य का जो भाग है वह ध्रुवीय कटिबंध कहलाता है। और 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, हालांकि वो आगे बाद में इसमें कवर किया जाएगा। और इसमें ध्यान दें तो जो 66.5 डिग्री की जो रेखा है, अभी हमने देखा जो 66.5 डिग्री की जो रेखा है पर रात की अवधि जो है वो 24 घंटे की होती है। यानी इसमें 66.5 डिग्री पर जो है रात की अवधि कितनी होती है, 24 घंटे की होती है उत्तरी अक्षांश पर। जबकि देखें 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो होती है 4 महीने की रात की अवधि होती है। और जबकि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 6 माह की रातें होती हैं। एक बार पुनः इसको समझने का प्रयास करते हैं तो अभी जैसा कि हमने बताया कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ तक जो है यह उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। और 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 45 डिग्री जो साउथ है यह उपोष्ण कटिबंधी का क्षेत्र है। और 45 डिग्री जो नॉर्थ है से लेकर के जो 66 डिग्री का साउथ का भाग है ये शीतोष्ण कटिबंधी भाग है। ध्यान देना है कि ये अपने अपने ध्रुवों के लिए, जैसे यह नॉर्थ में भी यह है नॉर्थ और साउथ, जैसे ऊपर 45 से 66 के बीच का क्षेत्र होगा उसी तरह से नीचे भी जो आपका है वह 45 से 66 के बीच का क्षेत्र है। तो 45 से 66 के बीच दोनों यानी उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिण ध्रुव वह भाग जो आपका कहलाएगा वह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। और जबकि 66 से 90 दोनों भागों में यानी उत्तरी गोलार्ध के बीच का जो भाग 66 से 90 के बीच है और दक्षिण गोलार्ध में भी 66 से 90 के बीच का भाग है वह ध्रुवीय कटिबंध कहलाएगा। यह इंपॉर्टेंट है। और जबकि यह जो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ है, यह दोनों को मिला करके है, यह दोनों के बीच का भाग जो उष्ण कटिबंध है। और 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ ये भी दोनों के बीच का भाग है जिसको हम उपोष्ण कटिबंधी भाग कर रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण नोट को देख लेते हैं तो ध्यान रखें, यह नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट यह आपका है कि यदि अक्षांश समानांतरों को, जो अक्षांश हमने बताया समानांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिण दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समानांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या देखें तो 179 होगी, यानी 180 कुल है तो उससे 1 कम होगी। और खींचेंगे जो आपका समानांतर होने के लिए 90 से 1 कम हो जाएगी। जबकि हम जानते हैं कि एक अंश बराबर जो होगा 60 मिनट की होगा और 1 मिनट जो होगा वह 60 सेकंड की होता है। ये पैमाना ध्यान रखना है इसमें, यानी मिनट का चिन्ह 1 इस पर पाई है और सेकंड पर 2 रहता है और अंश का यह है और 1 अंश बराबर 60 मिनट इसमें लिया जाता है। चलिए आगे इसमें देशांतर रेखाओं के बारे में देख लेते हैं, यानी लैग्नीट्यूड को देख लेते हैं। तो इसमें देखें उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाले काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। यानी यहाँ पर ये पृथ्वी रही तो ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव, इनको मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वह आपकी देशांतर रेखाएं या लैग्नीट्यूड कहलाएंगे। इसमें देख लेते हैं तो उत्तरी व दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये देशांतर यानी ये रेखाएं लंबवत होती हैं लेकिन समानांतर नहीं होती हैं। जैसे कि मैंने देखा अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं जबकि ये रेखाएं जो है देशांतर रेखाएं लंबवत होती हैं, समानांतर नहीं होती हैं। यानी इनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह समान नहीं होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की दूरी प्रत्येक स्थान पर समान थी। 2 रेखाओं के बीच की दूरी, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य भूमध्य रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। जबकि मैंने देखा 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या थी, 111 थी। उससे यह देखें तो 0.32 किलोमीटर ज़्यादा है देशांतर रेखाओं की दूरी। प्रधान यामोत्तर यानी ग्रीनविच रेखा के सभी बिंदुओं को देशांतर 0 डिग्री माना गया है। देशांतर का मान 0 से लेकर 180 तक होता है। देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम यानी प्राइम मेरिडियन GMT माना जाता है। 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है, अर्थात पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समय निकालने के लिए। यानी इसमें ध्यान दें कि पृथ्वी जो है गोलाकार, वैसे तो पूर्णतः गोलाकार नहीं मानते हैं, गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में जो है 360 डिग्री घूमती है। तो इस प्रकार से 1 डिग्री में जो होगा वो कोण हम निकालेंगे तो आपका 4 मिनट आएगा। यानी इसमें 24 यानी इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि 360 डिग्री पृथ्वी
घूमती हैं 24 घंटे में या 24 गुणे 60 मिनट में। इसलिए 1 डिग्री जो घूमेंगे ये 24 गुणे 60/360 कर देंगे तो ये कट जाएगा 6 बार 6 चौको 24 यानी 4 मिनट में 1 डिग्री का घूमना कितने में होगा 4 मिनट में होगा। या फिर हम कर सकते हैं 15 मिनट में कितना हो जाएगा, यहाँ 15 डिग्री यदि घूमना होगा तो 15 गुणा कर देंगे 4 गुणे 15, 15 चौको 60 यानी 1 घंटा। 15 डिग्री का जो घुमा होगा वो 1 घंटे का अंतर पैदा कर देगा और जबकि 1 डिग्री का जो था वो 4 मिनट का अंतर पैदा कर रहा था। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से तो थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को देख लेते हैं, बल्कि इसी को देखते हुए चलते हैं क्योंकि इससे संबंधित सारी जानकारी जो होगी वो देशांतर रेखाओं से संबंधित ये भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा यानी इंटरनेशनल टाइम जोन को देखते हैं। तो विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया था, प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर है। 15 डिग्री के बराबर का मतलब 1 घंटा का जो डिफरेंस मैंने देखा। ब्रिटेन की ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, ब्रिटेन से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसके बाद इसमें देखें तो 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है वो किन से गुजरती है, तो ध्यान देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ग्रीनलैंड, नॉर्वेनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना तथा दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरती है 0 डिग्री की जो देशांतर है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। प्रधान मध्याह्न रेखा अर्थात 0 डिग्री से 90 डिग्री जाने पर 6 घंटे का समय लगता है। सर्वाधिक 12 टाइम जोन रूस में है, यानी विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, वहाँ देखें सर्वाधिक जो है 12 टाइम जोन है और कितना विभाजित है 24 में से आधा जो है वो रूस में है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे की गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। यानी प्रत्येक देश का मानक समय जो है या ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे की गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। जैसे भारत का देखें तो 5.5 घंटा जो आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से, हालांकि इसमें आगे आएगा, हम इसको देखते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो यह है 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में हुए समझौते के अनुसार 180 डिग्री देशांतर के समीप स्थल खंडों को छोड़कर एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह रेखा प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैली है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करने पर ध्यान देना है, पूर्व से पश्चिम यानी आपका डायरेक्शन यहाँ से देख सकते हैं, इधर पूर्व है यानी ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो पूर्व से पश्चिम यानी इधर यात्रा करने पर 1 दिन घट जाएगा, यानी इधर पूर्व से कोई पश्चिम तरफ यात्रा करेगा तो 1 दिन घट जाएगा, जबकि पश्चिम से पूर्व की तरफ यानी इधर से इधर करेगा तो एक यात्रा करने पर 1 दिन बढ़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर से गुजरती है। पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है, तो आर्कटिक सागर से, चुकी सागर से, बेरिंग जल संधि से और प्रशांत महासागर से गुजरती है। यानी इसमें नोटेड पॉइंट देखें तो 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है अंटार्कटिक के अतिरिक्त यानी दक्षिण अटलांटिक समुद्र में है, अटलांटिक के अतिरिक्त जिन 8 देशों से गुजरती है, 8 देशों से गुजरती है, उनको याद करने का ट्रिक्स देखना चाहें तो इसका ट्रिक्स ये बनता है, यानी गेट मी BSF गेट मी BSF से याद कर सकते हैं। G इसमें घाना है, A इसमें अल्जीरिया है, T इसमें टोगो है, M इसमें देखें तो आपका माली है, E इसमें देखें तो इंग्लैंड है और B इसमें देखें तो बुर्किना फासो है और S देखें तो स्पेन है और F इसमें फ्रांस है। यानी 8 ये हुआ, एक आपका अंटार्कटिक से गुजरती, कुल मिलाकर 9 से 0 डिग्री देशांतर की रेखा गुजरती है। और अभी हमने देखा कि 2 देशांतर रेखाओं की मध्य भूमध्य रेखा पर दूरी जो है 111.32 किलोमीटर है और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो नापा जाता है उसको गोरे नाम से जाना जाता है। यानी गोरे नाम से किससे नापा जाता है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी नापी जाती है और भूमध्य रेखा पर दूरी रेखा यह है। और इसमें देखें विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा के बारे में जानकारी के ऊपर हमने देख लिया, लेकिन इसमें कुछ और जानकारी नोटेड है। तो देखें इसमें यह है कि पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली यह रेखा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी 0 अक्षांश पर होती है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। जैसे अपना देश भारत देखें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसमें देखें एक इंपॉर्टेंट है कि 0 डिग्री अक्षांश यानी 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है का क्रॉस पॉइंट देखें तो वह आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर में होता है। इन दोनों का जो मिलन बिंदु है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर का वह दक्षिण अटलांटिक महासागर में होता है। यानी दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिनी द्रोणी के पास या गिनी की खाड़ी के पास और साओ पोल जो है वहाँ पर यह दोनों का कटान या मिलन बिंदु होता है। चलिए आगे सब जानकारी इसमें डिटेल में दी गई है, उसको देखते हैं, अपने से इसमें जोड़ने का प्रयास करते हैं। कटिबंध के बारे में देख लिया कि हालांकि इस पर हमने चर्चा शुरू नहीं कर लिया था, लेकिन यहाँ पर कटिबंध के बारे में इसके नोट्स में देख लेते हैं। तो यह है कटिबंध। इसमें देखें तो प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं, जैसे उष्ण कटिबंध है, उपोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है और ध्रुवीय कटिबंध है। तो उष्ण कटिबंध किसे कहेंगे, तो विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग जो होगा यह उष्ण कटिबंध कहलाएगा। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। इसी में 23.5 डिग्री की कर्क रेखा और 23.5 डिग्री की जो है मकर रेखाएं हैं। तो 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है।
जब यह कर्क रेखा पर शीर्ष पर चमकता है, यानी 2 बार में 1 बार जो है कर्क रेखा पर, 1 बार मकर रेखा पर। कर्क रेखा पर जब चमकता है सूर्य शीर्ष पर, यानी तो उस दौरान 21 जून होता है। 21 जून को देखें तो विश्व योग दिवस मनाया जाता है। यूएनओ के जो प्रस्ताव, भारत के प्रस्ताव यूएनओ ने उसे घोषित किया है। तो जून में देखें 21 जून को जो है 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसे कर संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी 21 जून को। और मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होता है। और इस दिन देखें तो 2024 में विश्व ध्यान दिवस मनाने का प्रस्ताव इन्होंने किया है, यानी 22 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस। इन दोनों देखें तो 6 महीने का अंतर है। तो मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। एक स्थिति यह भी होती है, विषुवत की स्थिति बनती है। यह पृथ्वी का वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस दौरान सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। यह घटनाएं 23 सितंबर 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विषुवत, यानी जो आपका शरद विषुवत तथा बसंत विषुवत कहते हैं। यानी 23 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होता है उसे शरद विषुवत कहते हैं, जबकि 21 मार्च को जो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है उसे बसंत विषुवत कहते हैं। इसमें नोट में देखें तो पृथ्वी को अपनी कक्षा, यानी पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन रात छोटा बड़ा होते हैं। ये पूछा जाता है पृथ्वी पर दिन रात बड़ा और छोटा क्यों होते हैं, तो पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन व रात छोटा व बड़ा होते हैं। इसमें ध्यान दें कि पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, यानी अपनी जो पृथ्वी जिसको नीला ग्रह कहते हैं, इसकी 2 गतियां। एक जो होती है इसकी घूर्णन गति या दैनिक गति होती है। घूर्णन या रोटेशन गति या दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं। और एक परिक्रमण गति यानी रिवोल्यूशन या वार्षिक गति होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर देखें, यानी वार्षिक गति के कारण जो होती है वो पृथ्वी जो होती है सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जबकि घूर्णन गति में जो होता है वह पृथ्वी अपने ही अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। ये 24 घंटे में होता है, यानी घूर्णन गति पृथ्वी 24 घंटे पूरा करती है, जबकि परिक्रमण गति जो होती है पृथ्वी यानी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। अपने परिक्रमा पथ से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। पृथ्वी की गति होती है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। इसके आधार पर नक्षत्र दिवस बनते हैं। नक्षत्र दिवस जो होता है वहीं 23 घंटे व 56 मिनट का होता है, जबकि सौर दिवस जो होता है, सौर दिवस की अवधि पूरी 24 घंटे की होती है। यानी देखें जो, हालांकि इसमें आगे हम विस्तार में देखेंगे, सूर्य है, इसका चक्कर पृथ्वी जो लगा रही है। तो सूर्य यानी पृथ्वी जो सूर्य के जब नज़दीक होती हैं, सूर्य देखें जो है, यानी पृथ्वी जो है सूर्य के नज़दीक जब होती हैं तो यह घटना जो कहलाती है उपसौर कहलाती है, यानी उपसौर कहलाती है। और ये 3 जनवरी को होती है। इस दौरान दूरी जो होगी 14.70 किलोमीटर होगी। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, यानी 15.21 किलोमीटर होगी, तो यह घटना अपसौर कहलाती है। और ये 4 जुलाई को होती है, यानी 4 जुलाई को ये मैक्सिमम दूरी पर पृथ्वी होती है सूर्य से। ये सारी जानकारी इस नोट्स में दिए गए हैं, हालांकि हमने थोड़ा सा इसको पहले ही चर्चा कर लिया है। इसके बाद अब ब्रह्मांड या यूनिवर्स के बारे में बारी बारी से देखते हैं। इसके बाद सोलर सिस्टम को देखेंगे, सारी जानकारी इसमें कवर की जाएंगी। तो ब्रह्मांड के बारे में देखते हैं बारी बारी से। यहाँ देखें तो सबसे पहले यह है ब्रह्मांड या यूनिवर्स। सामान्य रूप से पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों एवं आकाशगंगाओं की समृद्ध पुंज को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के संबंध में क्लॉडियस टालमी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य तथा अन्य ग्रह की परिक्रमा करते हैं, यानी क्लॉडियम टालमी ने बताया। हालांकि आज धारणा गलत हो चुकी है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं, ध्यान देना, लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं, ऐसा अनुमान है। और इसके बाद देखें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा जो सर्वमान्य आपका ये बिग बैंग सिद्धांत है, बिग बैंग थियरी है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े विस्फोट से हुई है। यह लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व का था। इसका आयतन अति निम्नता, तापमान उच्च था। इसका प्रमाण आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरियों से देखा जा सकता है, यानी इसका प्रमाण जो आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसका एक प्रमाण के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड के रूप में देखें तो आकाश में दिखाई पड़ने वाले अनेक पिंड जैसे तारे, आकाशगंगा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु इत्यादि खगोलीय पिंड कहलाते हैं। यानी पूछेगा खगोलीय पिंड कौन है, तो ये सारे इसमें खगोलीय पिंड के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद हब्बल का नियम देखते हैं। वर्ष 1929 ईस्वी में एडविन हब्बल ने डॉपलर सिद्धांत के आधार पर यह प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हब्बल महोदय ने इसके लिए रेड शिफ्ट परिकल्पना को प्रतिपादित किया। अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटनाएं ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य हैं। इसमें हिग्स बोसान को देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सन 1960 में वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार इस ब्रह्मांड में हर खाली जगह में एक फील्ड बना हुआ है जिसे हिग्स फील्ड कहा जाता है। यानी इसके अनुसार क्या है, इस ब्रह्मांड में हर खाली जगह में एक फील्ड बना हुआ है जिसे हिग्स फील्ड कहा जाता है। इस फील्ड में छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं जिन्हें हिग्स बोसान या गॉड पार्टिकल कहा जाता है। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में गॉड पार्टिकल अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस बोसान थ्योरी पर आधारित थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड के इस रहस्य को जानने के लिए सर्न ने जुलाई, जो स्विट्जरलैंड में है, सर्न ने जुलाई 2012 में हिग्स बोसान से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल खोज करने में सफलता प्राप्त की थी। अब आकाशगंगा के बारे में देख लेते हैं जल्दी से। देखें आकाशगंगा क्या है, तो आकाशगंगा तारों का एक विशाल पुंज है।
प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। आकाशगंगा को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। मिल्की वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिससे सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी यानी सबसे नज़दीक मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। यानी आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन है? तो देवयानी है। मिल्की वे क्या है? ये हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है और सबसे पहले गैलीलियो ने इसे देखा था। आकृति के आधार पर 3 प्रकार की आकाशगंगाएं होती हैं। सर्पिल होती हैं, तो इसको देखें सर्पिल क्या है। यानी 3 प्रकार के, पहले में सर्पिल है, दूसरा दीर्घवृत्तीय है और तीसरा अनियमित है। तो सर्पिल के बारे में देखें। सर्पिल आकाशगंगाओं के केंद्र में तारों का अधिक जमाव पाया जाता है। एक तस्तरी के आकार की आकाशगंगाएं होती है, जैसे एंड्रोमेडा दीर्घवृत्तीय। देखें तो इसमें ब्रह्मांड की लगभग 2/3 आकाशगंगा दीर्घवृत्तीय हैं। इस सर्पिल आकाशगंगा से आकार में छोटी होती हैं। इनका आकार अंडाकार होता है। इस प्रकार आकाशगंगा में नवीन तारों का निर्माण नहीं होता। ध्यान देना है कि इस प्रकार के जो आकाशगंगा दीर्घवृत्तीय हैं, इसमें नवीन तारों का निर्माण नहीं होता है। अनियमित इरेगुलर ये आकाशगंगाएं मुख्यतः नवीन तारों द्वारा निर्मित होती हैं। इसके बाद बारी बारी देखें तारामंडल को, क्षुद्र ग्रहों को इत्यादि को देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें देखें तारामंडल सबसे पहले देखते हैं। आकाशगंगा में कुछ सुंदर एवं व्यवस्थित आकृतियों के रूप में पाए जाने वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। जैसे मंदाकिनी आकाशगंगा में पाए जाने वाले सप्तऋषि मंडल ओरियन, हाइड्रा, ध्रुव तारा, पोलस्टार, हरकुलिस इत्यादि जो है जो तारामंडल के अंतर्गत हैं। तारे स्टार्स देख लेते हैं। तो आकाशगंगा में गैस एवं धूल के बादल होते हैं। संभवतः धूल कण एवं गैसों से तारों का निर्माण होता है। ये तारे निरंतर ऊर्जा मुक्त करते रहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, यानी सन इज ए स्टार, यानी सूर्य का है एक तारा है। इसके बाद क्षुद्र ग्रह देख लेते हैं। एस्टेरॉइड को देखें तो मंगल एवं बृहस्पति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य में पाए जाने वाले छोटे आकाशीय पिंड जो होते हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। इनका निर्माण भारी धातुओं से हुआ है। ये क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त बन जाता है। महाराष्ट्र की लोनार झील इसका उदाहरण है। यानी जो है क्षुद्र ग्रहों से ही महाराष्ट्र में लोनार झील जो इसका निर्माण हुआ है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है ने डार्ट डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्षुद्र ग्रह विक्षेपण तकनीकी का परीक्षण करना ताकि भविष्य में इसको पृथ्वी से टकराने से रोका जा सके। नासा का ओसिरिक्स रेक्स 2016 में बेन्नु क्षुद्र ग्रह के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भेजा गया था। यानी बेन्नु क्षुद्र ग्रह के लिए नासा कौन सा भेजा था? ओसिरिक्स भेजा था। इसके बाद धूमकेतुओं को देख लें। धूमकेतु यानी कॉमेट्स क्या कहलाते हैं? ये हिमशीतित यानी धूमकेतु जो ये हिमशीतित गैसों से निर्मित ऐसे चट्टानी एवं धातु पदार्थ में सूर्य से मिलने वाली उष्मा के कारण पिघलकर पूंछ बनाते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी ध्यान देना है कि पूंछ बनाते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देते हैं। इसका पूंछ सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में होता है। यानी इसकी जो पूंछ होगी सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में, ये भी ध्यान देना है। और प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देते हैं। उल्का के बारे में देखें तो उल्का क्षुद्र ग्रह या अन्य आकाशीय पिंडों के टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल से घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं, टूटते हुए तारे जैसे लगते हैं, उनको उल्काएं कहते हैं। इसके बाद कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल के बारे में देख लेते हैं। किसी अघूर्णनशील श्वेत वामन तारे का सीमाकारी द्रव्यमान 1.44 ही चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। यानी चंद्रशेखर सीमा ध्यान देना है, भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर जी ये सीमा बनाए थे। यानी सीमाकारी द्रव्यमान क्या है? 1.44। जब इसका द्रव्यमान सूर्य से बहुत अधिक होता है तो इसमें विस्फोट हो जाता है। यह न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। इसका निर्माण न्यूट्रॉन से होता है, इसलिए इसका पदार्थ अत्यधिक संघनित होता है। ऐसे अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ से युक्त पिंड को ही कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। इस चंद्रशेखर सीमा को याद रखना है। और ब्लैक होल क्या है ये जानकारी इसमें दी गई है। यानी ब्लैक होल का निर्माण किससे होता है? वह न्यूट्रॉन तारों से होता है। और न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं? जब इसका आकार सूर्य से बहुत अधिक हो जाता है तो इसमें विस्फोट के कारण वो न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। न्यूट्रॉन तारों से ब्लैक होल का निर्माण होता है। और इसमें इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। यानी घनत्व ज़्यादा होने का आशा ये हुआ कि इसमें प्रकाश भी प्रवेश करे तो वह प्रकाश दिखाई नहीं देगा। यानी इतना ज़्यादा घनत्व होता है कि प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है ब्लैक होल। इसके बाद सोलर सिस्टम आता है। अभी हमने धूमकेतु के बारे में देखा कि 76 वर्ष बाद दिखाई देते हैं। तो इससे पूर्व यह 1986 में दिखाई दिया था। इसमें 76 यदि हम जोड़ देते हैं तो यह आपका 2062 में जो धूमकेतु पुनः दिखाई देगा। यानी धूमकेतु इसमें दिखा देगा। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। और हमने देखा धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता है। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारा कहलाते हैं। और इसके अलावा हमने देखा था क्षुद्र ग्रह के बारे में। यानी क्षुद्र ग्रह जो ऊपर हमने देखा यह क्षुद्र ग्रह था। इसमें यह है कि फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। और ये क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चलिए अब सौरमंडल या सोलर सिस्टम को समझ लेते हैं। तो इसमें देखें सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, उपग्रह तथा आकाशीय पिंडों के परिवार को सौरमंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य के अतिरिक्त इसके 8 ग्रह हैं तथा इसका आकार तस्वीरनुमा है एवं इसके मध्य में सूर्य स्थित है।
संपूर्ण सौरमंडल का व्यास लगभग 733 करोड़ मील है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 2.496 इंटू 1 यानी 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर जो है पृथ्वी सूर्य से दूर है। यानी जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी को देखें तो वह आपका 93 करोड़ मील में देखना चाहें तो 93 करोड़ मील है, या फिर 150 मिलियन किलोमीटर यानी 50 मिलियन किलोमीटर, या फिर पूर्ण रूप में देखना चाहें तो यह आपकी दूरी बनती है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। या फिर इसको यदि मील में देखें तो लगभग 93 करोड़ मील जो है डिस्टेंस है पृथ्वी की सूर्य से, या इतना हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। और इसमें ध्यान देना है कि सूर्य से पृथ्वी प्रकाश जो पहुंचता है 8 मिनट में पहुंचता है। 8 मिनट का समय लगता है। प्रकाश की चाल देखें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश चाल, बहुत ज़्यादा, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल है। या 18,000 या प्रकाश चाल मील में देखें तो 1,86,000 मील प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल है। और जो है यह दूरी की मात्रक जो है लाइट ईयर होती है। लाइट ईयर का मतलब ये होता है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को लाइट ईयर कहते हैं, दूरी का मात्रक होता है। और 1 लाइट ईयर देखें तो 9.46 × 10⁻50 मीटर जो होता है 1 लाइट ईयर, या प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी ये होती है 9.46 × 10⁻15, या इसको कह सकते हैं 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में कितना दूरी चलता है प्रकाश? 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर प्रकाश 1 वर्ष में दूरी तय करता है। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो पारसेक होती है, सबसे बड़ी इकाई पारसेक, और 1 पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होता है। कि यहीं पर देख लें जो पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा की पृथ्वी से जो दूरी है वो देखें तो आपका 3,84,400 किलोमीटर दूरी है, और चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी पहुंचने पे 1.3 सेकंड का समय लेता है। तो इसमें ये देख सकते हैं, चित्र में देखें तो ये सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक ये मरकरी, फिर इसके बाद आपका वीनस है, फिर पृथ्वी तीसरे नंबर पर है सूर्य से दूरी के आधार पर, इसके बाद मार्स मंगल है, फिर जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, इसके बाद सैटर्न शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, और प्लूटो को अलग निकाल दिया गया है, वो आगे इसमें रहेगा। 8 इसके ग्रह हैं सौरमंडल के परिवार के रूप में। प्लूटो को क्षुद्र ग्रह बना दिया गया है, यानी बौना ग्रह बना दिया गया है, छोटा ग्रह। तो यहाँ ये रहा। इसके बाद देखें इसमें यह आकार एवं संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को 2 भागों में विभक्त करता है, आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल आते हैं, यानी 4 जो इसमें आंतरिक ग्रह हैं। सूर्य से जो यह सबसे नज़दीक के ग्रहों में देखें तो ये आपके जो है यह आपके आंतरिक ग्रह हैं, यानी आपका ये मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आंतरिक ग्रह, और ये 4 जो आपके बाह्य ग्रह हैं। जबकि बाह्य ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण आते हैं। आंतरिक ग्रहों का घनत्व अधिक था, बाह्य ग्रहों का घनत्व कम होता है। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि जो आपका देखें ये जो आपका सैटर्न या शनि ग्रह है, शनि ग्रह, इसका घनत्व सभी ग्रहों यानी जो इसमें देखें 7 ग्रह, इसको मिलाकर 8 ग्रह, सभी ग्रहों में सबसे कम है। और जल से भी इसका घनत्व सबसे कम है, यानी जल से भी घनत्व यानी इसको सैटर्न को जल पर रख देंगे तो ये भी तैरने लगा था, जल से भी इसका घनत्व कम है। और आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सैटर्न या शनि ग्रह है। और इसमें देखिए जो अरुण है, अरुण का मतलब यूरेनस है, यानी ये यूरेनस है, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा तो हमने देखा बृहस्पति है, इसके बाद दूसरा यह है, इसके बाद तीसरा यह है, यानी क्रम से सबसे बड़ा है यह, इसके बाद है, फिर इसके बाद यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा इलिप्स लान है। और यह देखें तो यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर यानी दक्षिणावर्त घूमता है, यानी दक्षिणावर्त घूमने वालों में एक आपका वीनस है यानी शुक्र ग्रह है, और यह एक आपका जो है यूरेनस यानी अरुण ग्रह। अर्थात यहाँ पर जो है सूर्य उदय पश्चिम दिशा में होगा और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होगा, यानी अन्य ग्रहों के विपरीत यहाँ पर यह दशाएं पाई जाती हैं। और अपनी पृथ्वी जिसको नीला ग्रह कहते हैं, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। और वरुण जो है सबसे बाहरी इसमें जो ग्रह है ये हरे रंग का होता है। हालांकि इसके बारे में सभी के बारे में विस्तार में देख लेते हैं, यानी सभी ग्रहों को बारी बारी से अध्ययन करने से पहले, सूर्य या इत्यादि जो जानकारी है इसको हम देखने से पहले एक अन्य नोट्स को इसमें कवर कर लेते हैं। बल्कि पहले सूर्य को देखते हुए तब इसके बाद ग्रहों के बारे में जानकारी लेते हैं। सूर्य देखें यानी सन, आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। यह हाइड्रोजन हीलियम गैस से बना है। ऊर्जा की उत्पत्ति नाभिक संलयन, ध्यान देना है कि नाभिक संलयन द्वारा होती है। केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा इसमें देखें सूर्य की वाह या दीप्तिमान सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। इससे सौर ज्वाला उत्पन्न होती है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26% यानी सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और लगभग 2.5% अन्य तत्व शामिल हैं। 2.5% अन्य तत्व शामिल हैं। इसके बाद उपसौर और अपसौर की घटना को हमने देख लिया था, यहाँ भी देखते चलते हैं। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे कम दूरी को दर्शाता है अपसौर। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है।
अब सौर देखें तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे अधिक दूरी को दर्शाता है। ये स्थिति 4 जुलाई को बनती है। इसके बाद बारी बारी ग्रहों को देखने से पहले थोड़ा सा एक नोट्स नेम देख लेते हैं। समसामयिक घटना चक्र के जो पूर्वालोकन नोट्स है वहाँ से इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये पूर्वालोकन नोट्स में विश्व का भूगोल है, शुरू होता है यहाँ से, ब्रह्मांड, यूनिवर्स और समान अवधारणा ये नोट्स दिए गए हैं। पूर्व की परीक्षा में जितने भी सब इसमें जो गहरे काले किए गए हैं, पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं, इसको आप देखना चाहें दे सकते हैं। हालांकि जो टॉपिक थी वो ग्रहों पर आधारित थी, तो ग्रह को इसमें से देख लेते हैं। यानी ग्रहों संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी वो यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लेते हैं। तो ग्रहों संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यानी फैक्ट्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। तो इसमें फैक्ट में यह है कि यहाँ पर 8 ग्रह दिए गए हैं, जिसमें सूर्य से दूरी के हिसाब से सारे ग्रह इसमें हैं। यानी बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है और बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। यानी इसमें देखें तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है और पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह मंगल है। हालांकि इस पर चर्चा बारी बारी से सभी हम ग्रहों को करते हुए करेंगे, लेकिन इस डाटा में जो देखते हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले द्रव्यमान देखते हैं। यानी जो भी द्रव्यमान दिया गया है उसमें 10 पावर 24 kg ऐड कर देंगे, तो ये द्रव्यमान है। यानी द्रव्यमान के रूप में देख सकते हैं, यह द्रव्यमान आपका दिया गया है। यानी सारे ही द्रव्यमान पृथ्वी के रिस्पेक्ट में लिए गए हैं। तो यहाँ पर देखें, यह द्रव्यमान आपका इसमें सबसे ज़्यादा जो दिखाया गया है वह बृहस्पति का देख सकते हैं। यह 1898 इंटू 10 पावर 24 kg है। और सबसे कम देखें तो यह बुध का ही है, 0.330 इंटू 10 पावर 24 kg है। यानी द्रव्यमान को हम देख सकते हैं। ये सारे द्रव्यमान अपनी पृथ्वी का द्रव्यमान है और अपनी पृथ्वी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, देख सकते हैं। यानी द्रव्यमान देखें पृथ्वी का, यानी ये सारे नोटेड पॉइंट इसमें देख सकते हैं। तो द्रव्यमान आपका यह दिया गया है। इसके बाद व्यास यह है, घनत्व यह है, गुरुत्वाकर्षण यह है, घूर्णन अवधि घंटों में यह आपका है, दिन की अवधि घंटों में यह है, सूर्य से दूरी आपका यह दिया गया है। यानी इसमें देख सकते हैं 10 पावर 6 किलोमीटर के हिसाब से लगभग आपका 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है। उपसौर की घटना जो है, यानी पृथ्वी जब सूर्य से नजदीक होती है, यानी यह 3 जनवरी की घटना होती है उपसौर। और यह उपसौर है, यानी 4 जुलाई को होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। इसके बाद कच्ची अवधि डेज आपका 365.2 है। माध्य तापमान डिग्री सेल्सियस में 15 है। उपग्रह 1 है, चंद्रमा। वलय इसमें नहीं है। वलय देखें तो आपका जो पाया जाता है वह प्रथम 4 में नहीं है, जो आंतरिक ग्रह है। बाह्य ग्रहों में वलय पाया जाता है, सब में वलय है। महत्वपूर्ण रूप से इसमें देखें तो उपग्रह देखें तो प्रथम 2 के उपग्रह नहीं है। यानी सूर्य से सबसे नजदीक के जो ग्रह हैं बुध और शुक्र, इनके उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक उपग्रह देखें तो आपका 146 शनि के हैं और दूसरे स्थान पर जो आपका है उपग्रह की संख्या बृहस्पति की है। यानी सबसे बड़ा ग्रह यह आपका है बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर वरुण है, इसके बाद वरुण, और 5वां सबसे बड़ा जो ग्रह अपनी पृथ्वी है। और तापमान देख सकते हैं, तापमान यहाँ मैक्सिमम रूप से देखें जो तापमान आपका है वह, यानी डिग्री सेल्सियस में सबसे अधिक तापमान देखें तो आपका ये शुक्र है। शुक्र का सबसे ज़्यादा तापमान है, 464 डिग्री सेल्सियस है। माइनस में टेम्परेचर देखें तो यहाँ से मंगल से ही माइनस टेम्परेचर जो है शुरू हो जा रहा है। और सबसे कम टेम्परेचर देखें तो वह सबसे दूर जो है वरुण है, वहाँ सबसे -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और पृथ्वी का देख सकते हैं 15 डिग्री सेल्सियस माध्य यानी औसत तापमान है। तो इस सारी जानकारी से हमने देख लिया कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसके बाद उपग्रहों की संख्या है दूसरे स्थान पर, और शनि देखें दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यहाँ सर्वाधिक उपग्रह 146 हैं। और सारी चीज़ों को हमने इसमें तुलनात्मक रूप से देख लिया। थोड़ी जानकारी इसमें ऐड करना चाहें बुध ग्रह के बारे में। सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह बुध ग्रह के बारे में देखें तो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है बुध ग्रह। विशिष्ट गुण इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र इसमें पाया जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक अच्छी गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें अति बर्फीली होती हैं। इसके कोई उपग्रह नहीं, सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में देखें तो शुक्र ग्रह यानी दूसरा सूर्य के जो दूसरा सबसे नजदीक है वो शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। गर्म को हमने देख लिया, तापमान सर्वाधिक यहाँ पर है। सबसे गर्म ग्रह सांझ का तारा या भोर का तारा भी इसको कहा जाता है, या इसको पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। इससे सांझ का तारा भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि ये शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। ये अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज हमने देखा, क्लॉकवाइज 2 इसमें गति करते हैं, एक अरुण करता है और एक शुक्र करते हैं। अर्थात यहाँ जो है सूर्योदय जो है पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता हुआ प्रतीत दिखाई देगा। और जो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, इसके बारे में देखें। जो बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा या सबसे कम समय लगता है बृहस्पति अपनी धुरी पर। सूर्य की परिक्रमा कराने में 12 वर्ष का समय इसमें लगता है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 घंटे लगते हैं। इसका उपग्रह गनाइमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा, इसका रंग पीला है। और मंगल ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो ग्रह मंगल है, इसको देख लें तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। पृथ्वी के समान यहाँ 2 ध्रुव हैं। इसका कच्ची तल 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह यानी मंगल ग्रह पर स्थित है। और देखें भारत के जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है वह चौथा यानी विश्व का चौथा देश बना था मंगल ग्रह पर अपना जो मिशन भेज करके। मॉम जो इंडिया का इसरो भेजा था, मॉम का मतलब मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा था 5 नवंबर 2013 को, और ये सक्सेसफुल रहा। पहले प्रयास में जो है इस तरह का सफलता प्राप्त करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना था। और चौथी अंतरिक्ष एजेंसी थी जो कि मंगल ग्रह पर अपना कोई उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर पाई थी। इसरो
बने थे। तो इस पर चर्चा पूर्व के अंकों में हम विस्तृत रूप से कर चुके हैं, यहाँ पर उसको उतना विस्तार नहीं करते हैं। और हमने देखा कि जो पृथ्वी की भगनी है वो शुक्र ग्रह है। वजह यह है कि आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की भगनी ग्रह कहते हैं। जहाँ तक नंगी आंखों से देखने की बात है तो जो 4 इसमें आंतरिक ग्रह हैं, यानी आंतरिक ग्रह, इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, यानी पृथ्वी सदृश ग्रह ये है या आंतरिक ग्रह है। इनको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। साथ ही इनमें से देखें तो बृहस्पति और शनि को ही नंगी आंखों से देखा सकता है, परंतु अरुण व वरुण को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसमें देखें जो पूर्वालोकन जो है समसामयिक घटना चक्र, किसमें सौरमंडल पर आधारित एक प्रश्न पूछे गए हैं, इसको देख सकते हैं। ये सौरमंडल दिखाया गया है। तो सौरमंडल की संरचना यहाँ देख सकते हैं। या आपका जो है सूर्य, ये सौरमंडल के मुख्य जो भाग सूर्य हैं, इनमें देखें तो यह है सौरमंडल निकाय के द्रव्य, यानी सौरमंडल जो है इसके निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। यानी सूर्य के पास इतना जो द्रव्यमान स्थित है सिर्फ इन 8 ग्रहों के पास है। तो सौरमंडल का मुख्य जो भाग है वह सूर्य ही है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, यानी सूर्य अपने अक्ष पर किधर घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और हमने देखा था कि जो प्रकाश मंडल होता है वह सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। और हमने ऊपर देख लिया था कि आकाश गंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी देवयानी है, पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। और नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी देखें तो ड्वार्फ मंदाकिनी है। और इस चित्र में देखें तो आपका जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, फिर इसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, इसके बाद मंगल है और बृहस्पति। तो यहाँ मंगल देख सकते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। और धूमकेतु देखें तो इसकी पूंछ आप देख सकते हैं कि जो सूर्य से दूर धूमकेतुओं की दूरी है। धूमकेतुओं को हमने बारी बारी से देख लिया था। इसके बाद आपका शनि जिसमें वलय है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, प्लूटो जिसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल कर क्षुद्र ग्रह बना दिया गया है या बौना ग्रह की श्रेणी में दिया गया। इसके बाद ऊपर बेल्ट है, एक ऊपर बेल्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं सौरमंडल में। तो ये सारे जो आपका देख सकते हैं जो मोटे अक्षरों में जो प्रिंटेड हैं, काले अक्षरों मोटे, इसमें सारे जो एग्जाम पूछे गए हैं इसको आप देख सकते हैं। ताकि इस पर अन्य पार्ट में लेक्चर में इसको कवर किया जाएगा।